हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? मजे में हो? मजे में होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई करना चाहिए। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अनिकेत सर और हम देख रहे हैं मैथमेटिकल मेथड्स। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होता क्या है, देन हाउ टू मल्टीप्लाई द वेक्टर्स, दैट इज वी आर गोइंग टू सी द स्केलर प्रोडक्ट। ओके तो आज के इस लेक्चर का एजेंडा रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें से हम एक पार्ट देखेंगे दैट इज स्केलर प्रोडक्ट या फिर जिसे कहा जाता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। ओके तो विल स्टार्ट विद द लेक्चर। तो देखना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो सिंपल वर्ड्स में हम यहां पे अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब उसके दो या फिर तीन टुकड़े करना। ओके वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब क्या होता है? उसके दो या तीन टुकड़े कर देना। अब ये दो या फिर तीन टुकड़े होते क्या है? ठीक है, तो देखना मेरे पास तीन एक्सिस है, दैट इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। मतलब मैं तीन टुकड़े कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? उस वेक्टर का उस पर्टिकुलर एक्सिस के डायरेक्शन में क्या इंपैक्ट है या फिर क्या मैग्नीट्यूड है। अब हम जो भी वेक्टर देखेंगे, सपोज करना कि एक वेक्टर है ए, तो एक्चुअली ये वेक्टर ए का मतलब क्या होता है बेटा? तो ये तीनों एक्सिस या फिर तीनों डायरेक्शन में कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। ओके समझ में आ रहा है? तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। रिजोल्यूशन करते हैं मतलब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे या फिर एक्स डायरेक्शन में कितना इंपैक्ट है, सिमिलरली इस वेक्टर का वाई डायरेक्शन में कितना इंपैक्ट है और इस वेक्टर का जेड डायरेक्शन में कितना इंपैक्ट है। ओके तो ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है बेटा? तो टुकड़े करना। अपने पास तीन एक्सिस है, दो एक्सिस भी हम लेते हैं, अगर 2D प्लेन हो, अगर 3D प्लेन हो तो हम वहां पे तीन एक्सिस लेते हैं। तो एक सिंपल, अगर मैं इस तरह से इसे डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब हम एक सिंपल इलस्ट्रेशन करते हैं जहां पे मुझे चीजें क्लियर होने लगेंगी। तो देखना बेटा, कंसीडर करना कि एक वेक्टर है, सपोज करना ये वेक्टर है एक्स और वाई प्लेन में। ठीक है, तो ये मेरा रहेगा वाई एक्सिस, ये मेरा रहेगा एक्स एक्सिस। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ये है मेरा आर वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? आर वेक्टर। ठीक, तो मैं इसे ओ पी भी नाम दे सकता हूं। दैट मीन्स आई कैन राइट डाउन फ्रॉम द डायग्राम आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर, कुछ इस तरह से भी होगा। ठीक, अब देखना रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो इस वेक्टर के दो टुकड़े करने हैं मुझे, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका कुछ मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में होगा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन में होगा। उनको मिला के उनको कंबाइन करके मुझे इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल रहा है। ओके ठीक है, तो समझना, मुझे अगर इसका रिजोल्यूशन करना है या फिर इसके टुकड़े करने, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इसके प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने। मुझे क्या फाइंड आउट करने? प्रोजेक्शन। क्या फाइंड आउट करने हैं मुझे? प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन। अब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन एक्स एक्सिस, वो किस तरह से किया जाएगा? कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा तरीका है। तो देखना यहां से इस पॉइंट P से मैं एक परपेंडिकुलर डालने वाला हूं एक्स एक्सिस के ऊपर। मैं क्या करने वाला हूं? पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर डालने वाला हूं एक्स एक्सिस से, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर। तो सपोज करना कि ये परपेंडिकुलर रहेगा ओ एम परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा ओ एम परपेंडिकुलर। तो हमने क्या किया? प्रोजेक्शन किया इस आर वेक्टर का, हमने इस एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन किया। ओके ठीक है, तो इसे कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली मैं प्रोजेक्शन कर सकता हूं इस वेक्टर का ऑन वाई एक्सिस। ठीक, मुझे क्या करना है बेटा? तो मुझे यहां पे परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। तो कंसीडर करना कि वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है एन। तो मतलब क्या होता है बेटा? देखना यहां पे ये जो रहेगा
तो मुझे यहां पे x डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलेगा और मुझे यहां पे y डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, हम प्रोजेक्शन ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, तो ये जो r वेक्टर है ना, ये r वेक्टर x डायरेक्शन में किस तरह से और y डायरेक्शन में किस तरह से, ये जो r वेक्टर बन रहा है ना, तो x डायरेक्शन का वेक्टर और ये y डायरेक्शन का वेक्टर मिला के ये r वेक्टर बन रहा है। सपोज करना ये रहेगा मेरा rx वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है मेरा, rx वेक्टर, दैट इज r का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। सिमिलरली ये कौन सा वेक्टर रहेगा मेरा, ये रहेगा ry वेक्टर। इसका मतलब क्या है, अब और एक चीज, अगर मैं पैरेलली इसे शिफ्ट कर दूं, अगर मैं पैरेलली इसे शिफ्ट कर दूं तो देखना बेटा ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, हम यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी लगा सकते हैं, अगर ये आर वाई है तो ये भी आर वाई है। तो बाय यूजिंग द हेड टेल कॉम्बिनेशन, अब देखना OM या फिर RX वेक्टर का हेड और RY वेक्टर का टेल कंबाइन हो रहे, तो मैं उनको ऐड कर सकता हूं बाय यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज RX वेक्टर प्लस RY वेक्टर। ठीक, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे कौन सा वेक्टर मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है यहाँ पे R वेक्टर। कौन सा वेक्टर मिलने वाला है बेटा यहाँ पे हमें, तो R वेक्टर। तो प्रोसीजर फिर से देखना, अगर मुझे रिजोल्यूशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो मुझे प्रोजेक्शन करना है, मुझे दिए गए वेक्टर का प्रोजेक्शन करना है ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस एंड ऑन z एक्सिस। प्रोजेक्शन करने के बाद आप लोगों को इस तरह से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स दिखेंगे। ठीक है, here you can see the rx vector and ry vector are mutually perpendicular to each other by using the triangle of vector addition। तो मैं वापस इस r वेक्टर को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, rx वेक्टर प्लस ry वेक्टर। ओके, अब यही वाली चीज मैं i, j और k के कन्वेंशन में लिख सकता हूं। ठीक, तो i वेक्टर क्या होता है बेटा, तो ये x डायरेक्शन, x एक्सिस का डायरेक्शन रहेगा। j वेक्टर क्या रहेगा या फिर j कैप क्या रहेगा, तो ये y एक्सिस का डायरेक्शन रहेगा। k कैप क्या रहेगा बेटा, तो ये z एक्सिस का डायरेक्शन रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखना r वेक्टर मुझे किस तरह से मिलेगा, r वेक्टर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, rx वेक्टर का मैग्नीट्यूड rx और ये जो है उसका डायरेक्शन i कैप। ठीक, इस rx वेक्टर को लिख सकता हूं मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म्स पे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बनेगा rx इंटू आई कैप और ये बनेगा ry इंटू जे कैप। अब ये आई कैप और जे कैप क्या है, ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो मतलब rx वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में कितना है, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि वो कितना है, rx है। ठीक, सिमिलरली ry वेक्टर का मैग्नीट्यूड y डायरेक्शन में कितना है, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि वो ry है। तो इस rx वेक्टर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू rx आई कैप प्लस ry जे कैप। तो ये इसके बने कंपोनेंट, ये इसके बने कंपोनेंट, इसे कहा जाता है बेटा x कंपोनेंट, इसे कहा जाएगा x कंपोनेंट और ये बनेगा मेरा y कंपोनेंट, ये बनेगा y कंपोनेंट। ओके, और इन दोनों को मिला के होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हम आई कैप और जे कैप में इसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को या फिर इसको कहा जाएगा, इस पूरे इक्वेशन को कहा जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये क्या है बेटा, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स समझ लेना। फिर से प्रोसेस क्या थी, तो हमने क्या किया था, जहां पे मेरे वेक्टर का हेड है वहां से हमने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, सिमिलरली हमने वहां से ही वाई एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर डाला। तो मुझे यहाँ पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स मिले। ओके, एक रहेगा मेरा एक्स डायरेक्शन में, एक रहेगा मेरा वाई डायरेक्शन में। तो हम उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो ये होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक, तो मैंने कहा था कंपोनेंट रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो हम इसके कंपोनेंट निकालने वाले अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस। अगर मैं यही वाला वेक्टर 3D में लिखने की कोशिश करता तो ये किस तरह से बनता 3D में, तो ये बनता आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप
प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ठीक, अब ये 3D वाला बना, तीनों डायमेंशंस अगर हम लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है। तो देखना आर एक्स क्या है बेटा यहां पे, तो आर एक्स क्या होता है, आर एक्स इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। आर एक्स का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर in the direction of x, in the direction of x। ठीक है, आर एक्स क्या है बेटा, तो ये है मेरा इफेक्टिव मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। सिमिलरली आर वाई को क्या लिख सकते हैं हम, आर वाई इज नथिंग बट द इफेक्टिव मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सिमिलरली मैं यहां पे आर जेड के भी लिए लिख सकता हूं, आर जेड क्या होता है, तो ये इफेक्टिव मैग्नीट्यूड रहेगा आर वेक्टर का इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। क्लियर बेटा, तो हम आगे बढ़ते देखना, ये जो हमने किया इसे मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अभी हम सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के लिए चर्चा करेंगे, ओके ठीक है। तो अब मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, अब इस वेक्टर का मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव नंबर, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, ओके ठीक है। तो अब देखना इसका मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकालेंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर विच इज इक्वल टू, ये होता है मेरा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक, मैग्नीट्यूड देखना हम किस तरह से निकाल रहे हैं, फॉर 2D के लिए आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप। सिमिलरली अगर मैं 3D के लिए ले लू यहाँ पे, तो ये कितना होगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना होगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज आप लोगों ने ऑलरेडी की है, ये आपने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला मैथ्स में सीखा होगा आप लोगों ने, कुछ डिस्टेंस इस तरह से ही ऑब्टेन किया था, ओके ठीक है। अब देखना अब मैग्नीट्यूड में इस तरह से क्यों निकाल पा रहा हूं, अगर मैं प्रीवियस वाला डायग्राम फिर से यहां पे ड्रॉ करूं, ठीक, ये था अपना ओपी, यहां पे हमने परपेंडिकुलर डाला था, यहां पे भी परपेंडिकुलर डाला था, तो ये था अपना आर एक्स, ये था अपना आर वाई। ठीक, तो यहां पे देखना आर एक्स और आर वाई के बीच में 90 डिग्री एंगल है, आर एक्स और आर वाई के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, सिंपल वाला डिस्टेंस फॉर्मूला। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं तो मुझे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ओके ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड, ओके नेक्स्ट। अब अगला पार्ट रहेगा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। डायरेक्शन मैं फिर से बता रहा हूं, अगर डायरेक्शन पूछा जाता है तो एक चीज हमेशा याद रखना, हमें यहां पे एंगल फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन निकालना है मतलब हमें क्या करना है बेटा, एंगल फाइंड आउट करना है, ओके। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम था कुछ इस तरह से, तो देखना ये जो आर वेक्टर है ना, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, आर वेक्टर इस एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन हम किस तरह से निकाले, तो डायरेक्शन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो देखना बेटा, तो उस ट्रायंगल में अगर tan थीटा ले लूं, अगर मैं उस ट्रायंगल में tan थीटा लेने की कोशिश करूं, तो ये m पॉइंट था, तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कितनी है अपनी OM, अरे लेकिन MP की वैल्यू कितनी है बेटा RY, MP की वैल्यू कितनी है RY, और OM की वैल्यू कितनी है RX, ओके ठीक है। तो थीटा मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ RY डिवाइडेड बाय RX। तो ये हुआ डायरेक्शन, इस
आर वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल रहेगा उसे कहा जाएगा डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। ओके, ठीक, समझ में आ रहा है? ये इसका डायरेक्शन हुआ बेटा यहाँ पे। अब देखना z, अगर मैं 3D सिस्टम में चला जाता हूं तो 3D सिस्टम में मुझे वहां पे डायरेक्शन निकालने के लिए कॉस का यूज करना पड़ेगा। डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे कॉस का यूज करना पड़ेगा। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ये चीज आप लोग मैथमेटिक्स के वेक्टर में सीखोगे अच्छी तरह से। हम वहां से सिर्फ एंड रिजल्ट यहां पे उठा रहे हैं। आप लोगों को ये रिजल्ट इनिशियली याद रखना है। जैसे ही आपका वेक्टर अलजेब्रा हो जाएगा मैथ्स वाला, आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला समझ आएगा। ठीक, तो देखना आर वेक्टर का एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विथ, सबसे पहले रहेगा एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल होता है ना, वो होता है मेरा कॉस अल्फा, which is equal to rx divided by r. Cos alpha is equal to rx divided by r. Similarly, y axis के साथ मैं यहां पे एंगल निकाल सकता हूं, वो रहेगा cos बीटा is equal to ry divided by r. और z एक्सिस के साथ जो भी एंगल रहेगा that is gamma एंगल, cos gamma is equal to rz divided by r. rz divided by आर। ठीक है, तो आप लोगों को अभी के लिए ये वाला चीज याद रखना है। 3D ज्योमेट्री या फिर वेक्टर इन 3D जैसे आप सीखोगे तब समझ में आएगा हमने यहाँ पे कॉस वाला एंगल क्यों लिए हैं। ओके, ठीक, ये अपना वेक्टर था। ओके, ये आर वेक्टर, ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है। सपोज करना कि वो एंगल था थीटा। हमने यहां पे किया था, ये जो वेक्टर है ये था अपना आर वाई वेक्टर, और ये जो वेक्टर है वो है अपना आर एक्स वेक्टर। और हमने आर को रिप्रेजेंट किया था कुछ इस तरह से, आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ओके, अब देखना इस आर एक्स और आर वाई को मैं साइन और कॉस के टर्म में भी लिख सकता हूं, किस तरह से देखना। ठीक, तो cos थीटा देखना, इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो rx की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो rx की वैल्यू मुझे मिलेगी r cos थीटा। rx की वैल्यू मुझे मिलेगी r cos थीटा। सिमिलरली मैं अगर साइन थीटा यहां पे ऑब्टेन करने की कोशिश करूं तो साइन थीटा कितना मिलेगा, आर वाई डिवाइडेड बाय आर। सो मुझे आर वाई की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। बेटा यहां पे कंफ्यूज मत होना, आर एक्स क्या है, तो ये मैग्नीट्यूड है किसका, आर एक्स वेक्टर का। व्हाट इज आर एक्स, आर एक्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स वेक्टर। सिमिलरली आर वाई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई वेक्टर, ये जो वर्टिकल वेक्टर है वो। और व्हाट इज आर, कैपिटल आर इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, जो हमने अभी लिखा था ना लास्ट टाइम बोर्ड में लिखा था, आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इसी को देखना, इसी को मैं डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकता हूं, इसी को मैं डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकता हूं। सिर्फ याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये नोटेशन है, ये नोटेशन है। ओके, ठीक, तो देखना अगर मेरे पास आर एक्स और आर वाई की वैल्यू है तो ये जो मेरा आर वेक्टर यहां पे है, इस आर वेक्टर को मैं साइन और कॉस के टर्म में लिख सकता हूं। दैट इज आर वेक्टर, आर एक्स की वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा, आर एक्स की वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा आई कैप, और आर वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज आर साइन थीटा इंटू जे कैप, आर साइन थीटा इंटू जे कैप। तो एक दूसरा एक तरीका होता है इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को लिखने का इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। ओके, तो यहां से देखना आर कॉमन निकाल सकते हो, बाकी अब मैथमेटिक्स है, समझ के करना है। कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ओके, ठीक, तो ये सिंपल वाला है। अब देखना मुझे क्या याद रखना है, तो मुझे याद रखना है किसी भी वेक्टर को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप प्लस
आर जेड के कैप, और ये जो होता है ना आर एक्स आई कैप, तो वो एक्स कंपोनेंट रहेगा, आर वाई जे कैप क्या रहेगा मेरा वाई कंपोनेंट रहेगा, और आर जेड के कैप क्या रहेगा बेटा मेरा वो जेड कंपोनेंट रहेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। सिर्फ ये वाली चीज याद रखना, और बाकी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों ने यूज किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो उसी का यूज करना है, और मुझे यहां पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो सिंपल वाला हम यहां पे क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखना सिंपल क्वेश्चन, मैं यहां पे लिख रहा हूं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ find the magnitude and direction of number 1 a vector is equal to 3i cap plus 4j cap। ठीक है, सिंपल वाला है, समझ लेना। अब यहां पे मुझे क्या करना है बेटा, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं निकाल सकता हूं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर किस तरह से होगा, अभी हमने लिखा था जो आई का मल्टीप्लायर है या फिर इस आई का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है मुझे, प्लस ये जो जे का कोएफिशिएंट है उसका भी मुझे यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा बेटा, तो ये बनेगा 9 + 16, ये बनेगा 9 + 16, तो ये बन जाएगा √25। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5 यूनिट्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स, सिंपल वाला। ओके ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन, दैट मींस थीटा निकालना है। ओके तो थीटा का फॉर्मूला क्या था, तो अपने पास थीटा का फॉर्मूला देखना, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो मैं इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकता हूं, तो देखना किस तरह से, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ओके तो मेरे पास बेटा y कंपोनेंट कितना है 4, x कंपोनेंट कितना है 3, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो बेटा देखना इसका एंगल कितना आएगा, तो इसके लिए मैंने एक ट्रायंगल बताया था, ट्रिपलेट, पाइथागोरस का ट्रिपलेट जो होता है वो ट्रायंगल, तो कुछ इस तरह से ये वाला अगर मैं एंगल 37 ले रहा हूं तो उसके अपोजिट वाली साइड होती है 3, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये अगर एंगल में 37 ले रहा हूं तो उसके अपोजिट वाली साइड रहेगी 3। हिंट के तौर पे याद रखना 37 में 3 है और 37 के सामने वाली साइड हमेशा 3 रहेगी। अगर ये 3 है तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 5, ये 37 है, यहाँ पे 90 है, तो ये है 53, ये है 53। अगर मैं यहाँ पे tan 53 की वैल्यू ले लू, tan 53 की वैल्यू कितनी आएगी 4/3। ओके सो 53 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3, 53 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है बेटा, 53 डिग्री का मतलब क्या है, दैट मींस ये जो ए वेक्टर है ये कुछ इस तरह से है, दिस इज द ए वेक्टर। ओके ये ए वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज 53 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है और उस एंगल, वो जो एंगल है यहाँ पे वो आ रहा है अपना 53 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड एज ए डायरेक्शन। इसे क्या कहा जाता है बेटा, तो इसे कहा जाएगा डायरेक्शन। ओके बेटा क्लियर। अब देखना और 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे जहां पे हमें समझ में आएगा कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना है और किस तरह से। तो देखना सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है मुझे, दैट इज -2i कैप प्लस 2√3j कैप। बेटा अब इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले ये समझ लेना इसका मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी is 2 in negative direction of x-axis, in negative direction of x-axis, and 2√3 in positive direction of y-axis,
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बेटा सबसे पहले ये चीज समझ लेना कि ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है क्या, और ये जो b है ना, b इज नथिंग बट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ इन x एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड इन y एक्सिस। ओके, तो देखना ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से बोल सकता हूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 2 इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये जो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है ना, ये माइनस साइन क्या है, तो ये माइनस आई कैप है। तो माइनस आई कैप का मतलब क्या, तो ये निगेटिव x एक्सिस रहेगा, और प्लस जे कैप का मतलब क्या है, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस रहेगा। तो एक चीज फिर से बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड अपना कभी निगेटिव होता नहीं है। ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे हमने निगेटिव x एक्सिस लिया है। ओके ठीक, तो यहां पे हमें क्या पूछा गया है बेटा, फिर से हमें पूछा गया है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कितना बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i के साथ जो भी है उसका स्क्वायर कर देना, दैट इज -2 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से 4 प्लस 4 इंटू 3 12, सो दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 16। तो मैग्नीट्यूड मुझे कितना मिला, 4 मिला। टोटल मैग्नीट्यूड कितना मिला मुझे, 4 मिला। अब मुझे यहाँ पे निकालना है एंगल, मुझे यहाँ पे निकालना है एंगल। तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं किस तरह से, देखना, tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ठीक है, तो y कंपोनेंट कितना है अपने पास, तो वो है 2√3, और x कंपोनेंट कितना है अपने पास, तो वो है -2, तो वो है -2। तो ये कितना आ रहा है बेटा, तो ये आ रहा है -√3, ये कितना आ रहा है मेरा, -√3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -√3। ठीक है, अब देखना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -√3। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस tan सब पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan रहेगा, और लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा। मतलब क्या है बेटा, ये माइनस आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो ये आइदर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज। ओके, तो किस तरह से निकाले, तो एक काम करते, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से, देखना, अगर मैं यहाँ पे x और y एक्सिस ड्रॉ कर लूं, ये मेरा x एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, b वेक्टर का नेगेटिव x डायरेक्शन में 2 मैग्नीट्यूड है। तो नेगेटिव x डायरेक्शन मेरा यहाँ पे रहेगा, तो मतलब ये जो एक वेक्टर मिल रहा है मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। और एक चीज, और 2√3 कितना है, तो ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक, तो ये है मेरा 2 और ये है मेरा 2√3। अगर मैं इसे पैरेलली शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये 2√3। तो देखना, मैं पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस वेक्टर को, ये वाला वेक्टर मैं पैरेलली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये भी बन जाएगा 2√3। अगर मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करता हूं, तो यहाँ पे हेड टेल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है मुझे, एक हेड खाली है और एक टेल खाली है। अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूं या फिर इसको ज्वाइन कर दूं, तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, तो रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, और ये रहेगा मेरा बी वेक्टर, ये रहेगा मेरा बी वेक्टर। ये जो बी वेक्टर है ना, यहां पे देखना, ये जो बी वेक्टर है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है, इसीलिए माइनस आ रहा है। ये जो थीटा है ना, थीटा अब 90 से ज्यादा आएगा, थीटा मेरा 90 से ज्यादा आएगा। ओके ठीक, अगर इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, सपोज करना अगर मैं यहां पे ले लेता हूं फाई, अगर मैं यहां पे ले लेता हूं फाई, आई एम इंटरेस्टेड इन थीटा, मुझे थीटा निकालना है। दूसरे मेथड से भी हम इसे कर सकते हैं, दैट इज इस ट्राइंगल में देखना tan फाई इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो ये कितना आएगा √3, ये कितना आएगा √3। तो यहां पे मुझे फाई मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ प्लस √3। कंफ्यूज मत होना, ये देखना ये डायग्राम और ये डायरेक्टली फॉर्मूला। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं तो
साइन के साथ, मैंने नंबर साइन के साथ लिया है, तब जाके मुझे एग्जैक्ट एंगल मिल जाएगा। ओके, या फिर आप इसे इसे ग्राफिकली भी कर सकते हो। अगर आपको ये फाई मिल जाए तो आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। थीटा किस तरह से मिलेगा बेटा, यहां पे देखना, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको फाई की वैल्यू पता है तो आप थीटा निकाल सकते हो। अगर आपको फाई की वैल्यू पता है तो आप थीटा निकाल सकते हो। लेकिन सर हमें एक चीज यहां पे समझ भी नहीं आ रही सर, ये tan इनवर्स √3 इसकी वैल्यू किस तरह से निकाले, हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू वो होती है 1/2। साइन 60 की वैल्यू वो कितनी होती है, वो होती है √3/2। सिमिलरली कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3/2। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है मेरी 1/2। अगर यहाँ पे देखना, अगर मैं साइन 60 और कॉस 60 का रेशियो ले लेता हूं, मुझे मिल जाता है tan 60। मुझे कितना मिल जाता है यहाँ पे tan 60। तो ये हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो यहाँ ने इस दो को मार दिया, मुझे मिल जाएगा √3। मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे √3। अगर मैं उसको इसके साथ कंपेयर करता हूं तो मुझे यहाँ पे फाई मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे फाई मिल जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द 60 डिग्री। अगर फाई 60 है तो मुझे थीटा निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी देखना, tan इनवर्स ऑफ माइनस √3 तो वो कितना आ रहा है मेरा 60 डिग्री। इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, ठीक, समझ में आ रहा है बेटा? या फिर आप इस तरीके से कर लो, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कर लो। लेकिन समझ लेना, अगर मैं आपको इस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे वेक्टर दे रहा हूं तो उसका मुझे ये वाला ड्राइंग ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बता रहा हूं, देखना, बी वेक्टर का माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दो मैग्नीट्यूड है, मैंने उसे यहां पे ड्रॉ कर लिया है, तो एक वेक्टर बन जाएगा। सिमिलरली 2√3 इज डायरेक्शन इन पॉजिटिव, सॉरी मैग्नीट्यूड इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा 2√3। अगर हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर ले तो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा, एंड दैट रिजल्टेंट इज नथिंग बट द बी वेक्टर। दैट रिजल्टेंट इज नथिंग बट द बी वेक्टर। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ पे tan 60 की भी वैल्यू निकाल ली थी। तो देखना फिर से और एक एग्जांपल। तो सबसे पहले तो हम इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखना ये क्या होगा, ये किस तरह से होता है। देखो डायग्राम में मुझे जो दिखाई दे रहा है, सॉरी इक्वेशन में जो दिखाई दे रहा है उसको मुझे कन्वर्ट करना है यहाँ पे डायग्राम में। वो क्या दिखाई दे रहा है बेटा, तो देखना यहाँ पे ये जो सी वेक्टर है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे उसका मैग्नीट्यूड है 2, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ उसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 2 है। तो मैग्नीट्यूड 2 मैं यहां पे निकाल लेता हूं। ठीक, ओके, नेक्स्ट -2j, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 2 है। तो मैं फिर से उसे ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे, ये 2 और ये 2। ठीक है, अगर मैं इसको पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दूं बेटा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक, तो देखना यहाँ पे ट्राइंगल लॉ हम यहाँ यूज कर सकते हैं टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट। ट्राइंगल लॉ भी यूज कर सकते हो और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी यूज कर सकते हो। अगर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। अब ये जो वेक्टर है ना बेटा, तो ये वेक्टर है मेरा सी वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है मेरा, सी वेक्टर। अब ये सी वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये सी वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ इतना एंगल बना रहा है। ओके, और ये एंगल क्या होता है, इसी एंगल को कहते हैं हम थीटा, इसी एंगल को कहते हैं हम थीटा। ओके, ठीक है, तो देखना ये थीटा है, फिर से मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि ये वाला फाई है, ये वाला फाई है, तो मैं tan फाई निकाल सकता हूं, tan फाई निकाल सकता हूं। tan फाई इज इक्वल टू, ये कितना है 2 है, और ये कितना है फिर से 2, तो ये कितना आ रहा है 1। सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये बन जाएगा 45 डिग्री, ये बन जाएगा 45 डिग्री। लेकिन मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे ये पूरा थीटा एंगल निकालना है। ये जो थीटा एंगल है ना, इसको देखना, ये थीटा एंगल यहां से यहां तक, ये ग्रीन कलर में जो है वो रहेगा 180 डिग्री एंगल,
और ये जो ब्लू कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो 45। तो टोटल थीटा कितना बन रहा है? देयरफॉर थीटा मुझे मिलेगा यहाँ पे 180 डिग्री प्लस 45 दैट इज 5। तो ये बनेगा 5 2 एंड 2 225। तो थीटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 225। ओके, तो ये तो बना डायरेक्शन, मतलब सी वेक्टर का ये डायरेक्शन कितना है बेटा? तो 225 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ये। ओके, ये हुआ डायरेक्शन। अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कुछ है नहीं, अंडर रूट ऑफ -2 उसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ -2 उसका स्क्वायर। तो ये बनेगा 4 + 4, ये हो जाएगा 8 रूट ऑफ 8। मैं इसे ही लिख सकता हूं 2 × 4। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा 2√2। ये कितना बन जाएगा मेरा? 2√2। तो इस तरह से हम यहां पे मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते। ओके, ठीक है, अच्छी तरह से चमका, देख लेना अच्छी तरह से, स्क्रीन को पॉज कर लेना बेटा। मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, दो तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, यहाँ पे मैंने 2 तरीके बताए, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ग्राफ निकाल के एंगल निकालने की कोशिश की है। ओके, ठीक, तो यहाँ पे एंगल मुझे मिल जाएगा 45 प्लस 180 डिग्री। थोड़ा सा केयरफुल क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। ओके, ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर मत लिख देना कि 45 डिग्री। सी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा? तो 45 डिग्री नहीं, तो वो कितना एंगल बना रहा है? तो 225 डिग्री एंगल बना रहा है वो। ओके, ठीक है, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। A vector is given by A is equal to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap। ठीक, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A। ठीक है, ये तो अब सिंपल वाला है, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे? तो डायरेक्टली रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 9 + 16 + 25। तो ये बन जाएगा 16 9 25 + 25 50। तो इसी को लिख सकता हूं मैं 2 × 25। तो आंसर मुझे मिल जाएगा 5√2। आंसर कितना मिल जाएगा मुझे? 5√2। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ओके, तो यहां पे यूनिट वेक्टर पूछा गया है। तो हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देखी थी। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या होता है? व्हाट इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए? दैट इज ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये अपना फॉर्मूला था, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो ए वेक्टर कितना है मेरे पास? वो है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और मैग्नीट्यूड इसका कितना आया है बेटा? 5√2। मैग्नीट्यूड कितना आया है इसका? 5√2। ठीक, तो ये सबको मैं अलग अलग दे देता हूं। तो ये बन जाएगा 3 / 5√2 i कैप प्लस 4 / 5√2 j कैप प्लस 5 / 5√2 k कैप। ओके, ठीक है, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए अलोंग ए। ठीक, अब तीसरी चीज हमें पूछी गई, एंगल्स मेड बाय ए विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ए ने किस तरह से एंगल बनाए होंगे? तो देखना ये 3D वाला है, मतलब हमें यहाँ पे आप कॉस वाला यूज करना पड़ेगा। कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा कितना होता है बेटा? तो कॉस अल्फा होता है मेरा RX डिवाइडेड बाय RY। तो इसी को मैं लिख सकता हूं AX डिवाइडेड बाय A। ठीक, AX की वैल्यू कितनी है? X की वैल्यू कितनी है आपके पास? तो X की वैल्यू है 3। X की वैल्यू है 3। ओके, और A कितना है अपने पास? मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना है? तो बेटा वो है 5√2। तो वो है 5√2। ओके, ठीक है, सिमिलरली अब cos बीटा मुझे मिल जाएगा। cos बीटा इज इक्वल टू AY डिवाइडेड बाय A। तो AY की वैल्यू कितनी है अपने पास? तो वो है 4। और A की वैल्यू कितनी है बेटा? वो है मेरे पास 5√2।
कॉस गैमा मुझे मिल जाएगा, कॉस गैमा इज इक्वल टू ए जेड डिवाइडेड बाय ए विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5√2। ओके, तो ये 5 कैंसल, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 1/√2, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 1/√2। ठीक है, तो ये होता है एंगल मेड बाय ए विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर? ठीक, अच्छी तरह से देखना, स्क्रीन को पॉज करके देखना। सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन लगा दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए, और तीसरा पूछा गया है एंगल्स मेड बाय ए विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, नेक्स्ट अब देखना यहाँ पे दिया है हमें, रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अ फोर्स 8 न्यूटन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर ये मेरा y एक्सिस, ये बन जाएगा मेरा x एक्सिस। अब देखना ये जो फोर्स दिया है, ये फोर्स है 8 न्यूटन जो कि 45 डिग्री एंगल बना रहा है। फोर्स कितना है अपने पास, ये है फोर्स वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है मुझे 8 न्यूटन, और ये एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। अब इसको मुझे रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, मतलब मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट क्या है, मुझे यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब देख रहे हैं इसका प्रोजेक्शन अगर मैं यहाँ पे डालू तो यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, और अगर मैं इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस के ऊपर डालूं तो ये मुझे मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो इन शॉर्ट क्या है बेटा, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है इस वेक्टर की, जो कि एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ओके, तो मुझे ये रहेगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fx, और ये रहेगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट fy। तो किस तरह से हो जाएगा, तो देखना cos 45 कितना आ जाएगा, cos 45 इज इक्वल टू fx डिवाइडेड बाय टोटल फोर्स f। तो fx इज इक्वल टू f cos 45, f cos 45, f की वैल्यू कितनी दी गई 8, मैग्नीट्यूड दिया है, cos 45 कितना 1/√2, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 8 इंटू, सॉरी इस 8 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √2, 2 को मैं लिख सकता हूं, देखना 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, तो ये कितना बन जाएगा √2 कैंसिल, मुझे मिल जाएगा 4√2, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 4√2। इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इस फोर्स का कितना है बेटा, तो वो है 4√2 कंपोनेंट। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ sin 45, sin 45 इज इक्वल टू fy डिवाइडेड बाय f, तो fy की वैल्यू मिलेगी fy इज इक्वल टू f sin 45, f sin 45, फिर से वही sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, मतलब ये सेम ही आ रहा है, तो ये बन जाएगा 4√2 न्यूटन। ये कितना आ रहा है 4√2 न्यूटन। ठीक, तो ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हमने इस वेक्टर के दो टुकड़े किए जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, नेक्स्ट तो देखना बेटा, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। अब मुझे यहाँ पे 3-4 फोर्सेस दिए गए हैं और मुझे इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब इससे पहले कुछ पार्ट हम समझ लेते हैं। क्या समझना है मुझे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट मेथड्स। ठीक है, तो कुछ है नहीं बेटा, सपोज करना कि एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर, जो रहेगा मेरा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, बी वेक्टर रहेगा मेरा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई
जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अब यहाँ पे ए एक्स बी एक्स या फिर ए वाई बी वाई या फिर ए जेड बी जेड क्या है बेटा, तो इन वेक्टर के उस रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड्स है। ओके, और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स लाइक दिस। तो इन दोनों को मुझे ऐड करना है। अगर इन दोनों को मुझे ऐड करना है और दूसरा क्वेश्चन सपोज करना कि मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल वाला है। a प्लस बी मतलब देखना, i का i के साथ एडिशन कर देना, i का i के साथ एडिशन कर देना, सिंपल वाला। तो ये कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा ax प्लस बी एक्स आई कैप। ठीक है, उसके बाद कितना बनेगा? ये बनेगा ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। और ये तीसरा कितना बनेगा? तो ये बनेगा ए जेड प्लस बी जेड के कैप। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से। सिमिलरली आप ए कैप सॉरी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम लिख सकते हैं ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप। ठीक है, यहां पे एडिशन देखना, ये एडिशन बाय कंपोनेंट। तो हमने क्या किया? एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ ही ऐड किया या फिर हमने सब्सट्रैक्ट किया। ओके, वाई कंपोनेंट को हमने वाई कंपोनेंट के साथ ही ऐड किया या फिर सब्सट्रैक्ट किया। हमने एक्स कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट में ऐड किया या फिर सब्सट्रैक्ट किया नहीं है। एक चीज याद रखना, एक्स कंपोनेंट को मैं एक्स कंपोनेंट के साथ ही ऐड कर सकता हूं, वाई कंपोनेंट को मैं वाई कंपोनेंट के साथ ही, और जेड कंपोनेंट को मैं जेड कंपोनेंट के साथ ही ऐड कर सकता हूं। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये होता है मेरा एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट मेथड, सिंपल वाला। एग्जांपल भी ले लेते हैं। सपोज करना ए वेक्टर है मेरे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर है मेरे पास माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फर्स्ट, और सेकेंड रहेगा फाइंड 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, कुछ इस तरह से। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखना, a प्लस बी मतलब x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ ही ऐड करना है, कंपोनेंट का एडिशन। तो a प्लस बी वेक्टर कितना मिलेगा? यहाँ पे a प्लस बी वेक्टर कितना मिलेगा? तो देखना, x के साथ तो i कैप के साथ मल्टीप्लायर कितना है? 1 है। तो 1 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 माइनस 2 आई कैप प्लस 2 प्लस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 4 के कैप, 3 माइनस 4 के कैप। मैं यहां पे और एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है मुझे। ओके, ठीक है। तो ये बना मेरा नया वाला वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो ये आंसर आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन क्या है? इसी में a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वेक्टर कितना आएगा? तो वो रहेगा अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये है मेरा -1 स्क्वायर। तो बनेगा 1 16 17 18, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 18। तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 रूट 2, दैट इज 9 इंटू 2 हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 3 रूट 2। ठीक, तो ये बना मेरा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है बेटा? 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। कुछ करना नहीं है। तो 2a माइनस 3b मतलब a को 2 से मल्टीप्लाई करना है और b को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 2 इन ब्रैकेट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 3 इन ब्रैकेट माइनस 2i कैप माइनस 2i कैप
प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, माइनस 4k कैप। तो कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप माइनस 3 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 6i कैप माइनस 3 इंटू 2, ये बन जाएगा माइनस 6j कैप माइनस 3 प्लस 4, सॉरी माइनस 3 इंटू 4, तो प्लस 12k कैप होगा। अब एडिशन देखना, i का i के साथ करना, j का j के साथ करना, k का k के साथ। तो 6i प्लस 2i कितना बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा 8i कैप। ओके, 4j कैप माइनस 6j कैप कितना बन जाएगा बेटा, तो वो बन जाएगा मेरा माइनस 2j कैप। और लास्ट में कितना आ रहा है 6k कैप प्लस 12k कैप, सो दैट इज गोइंग टू बी द 18k कैप। ठीक, तो ये आ जाएगा इस तरह से कुछ। तो ये होता है मेरा एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट मेथड, समझ लेना। ओके ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखना आगे वाले क्वेश्चन में क्या किया है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। तो मुझे यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में मुझे टोटल 4 फोर्सेस दिए गए हैं। ओके ठीक, अब मुझे उनको ऐड करना है। तो सबसे पहले मुझे उनके कंपोनेंट निकालने हैं। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है बेटा, कंपोनेंट निकालना है। तो मैं देखना यहाँ पे उनको नाम दे देता हूं। कंसीडर करना कि ये जो फोर्स 5 न्यूटन है वो F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये रहेगा F4। दिस इज फॉर आवर कन्वीनियंस। अब करना क्या है, तो मुझे इसके टुकड़े करने। क्या करना है, मुझे इसके टुकड़े करने। तो मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, तो मुझे आप सारे प्रोजेक्शन ड्रॉ करने। मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो देखना F1 दैट इज 5 न्यूटन का प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस के ऊपर कितना प्रोजेक्शन रहेगा, तो वो कुछ इस तरह से, और वाई एक्सिस के ऊपर इसका क्या प्रोजेक्शन रहेगा, तो वो कुछ इस तरह से। ठीक, समझ में आ रहा है। तो मैं इसे ही पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं। अब सारी चीजें ओरिजिन की तरफ लेके आओ। कंपोनेंट एडिशन में देखना सारी चीजें मुझे ओरिजिन की तरफ लेके आना है, पैरेलली शिफ्ट करना है। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू भी निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर F1 8 न्यूटन, F1 कितना है मेरा 8 न्यूटन है। ये F1 मेरा एक्स एक्सिस के साथ 37 एंगल बना रहा है, तो ये बनेगा Fx1, ये बनेगा Fy1। F1 का ये x कंपोनेंट है और Fy1 इज नथिंग बट द y कंपोनेंट ऑफ F1। तो देखना एक cos कंपोनेंट है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं Fx1 इज इक्वल टू F1 cos 37, F1 cos 37, और Fy1 इज इक्वल टू F1 sin 37। ये वाला हमने किया था। अब हम एक एक इंडिविजुअल फोर्स को लेंगे, उसके हम टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों का एडिशन करेंगे। एक चीज याद रखना, एक्स कंपोनेंट का एडिशन एक्स कंपोनेंट के साथ ही होगा और वाई कंपोनेंट का एडिशन वाई कंपोनेंट के साथ। अब फॉर F2 के लिए देखना बेटा, F2 के लिए तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ इस तरह से होगा और वाई एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से होगा। ठीक, तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा Fx2, ये बनेगा Fy2। ओके ठीक, समझ में आ रहा है। तो फॉर F2 फोर्स दैट इज 10 न्यूटन फोर्स है मेरे पास, उसका Fx2 कितना है, Fx2 कितना है मेरे पास, तो वो रहेगा cos 53, F2 cos 53, F2 cos 53। अब लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये जो Fx2 है ना वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसीलिए मैं यहां पे यूज करूंगा माइनस साइन। इसीलिए मैं क्या यूज करने वाला हूं, वहां पे माइनस साइन यूज करने वाला हूं। ओके ठीक है, नेक्स्ट Fy2 को पे पैरेलली शिफ्ट कर देना बेटा। अगर मैं Fy2 को पैरेलली शिफ्ट करता हूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, ये बनेगा मेरा Fy2 पैरेलली शिफ्ट करने के बाद। तो Fy2 की वैल्यू कितनी बनेगी, Fy2 इज इक्वल्स टू, वो बनेगा F2 sin 53, वो बनेगा F2 sin 53। नाउ F3 के पास
कोई y कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि ये जो F3 है ना बेटा 8 न्यूटन का फोर्स था, ये क्या है अपना F3 8 न्यूटन का फोर्स है जिसके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Fx3 विच इज इक्वल टू 8 और वो भी प्लस, ओके ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो F4 है, F4 जो है ना बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा नहीं। ये वर्टिकल वेक्टर है तो इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा नहीं। तो F4 का जो रहेगा x कंपोनेंट तो 0 है, इसका देखना y कंपोनेंट 0 है, इसका x कंपोनेंट 0 है F4 का, और y कंपोनेंट है F4 का वो भी -3 न्यूटन। वो कितना है बेटा? -3 न्यूटन। अब मुझे क्या करना है, सारे x कंपोनेंट ऐड करने और सारे y कंपोनेंट ऐड करने हैं। तो ये है मेरा x कंपोनेंट और ये है मेरा y कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे वेक्टर की एडिशन कर रहे हैं बाय यूजिंग द कंपोनेंट मेथड। तो हमने अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पे बना लिए, ठीक है ओके। तो देखना अब सारा एडिशन करना है, मतलब टोटल x कंपोनेंट कितना हुआ, टोटल x कंपोनेंट तो वो बनेगा F1 cos 37 माइनस F2 cos 53 प्लस 8 प्लस 0। सारे x कंपोनेंट को मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे ट्रायंगल चाहिए, ट्रिपलेट, पाइथागोरस का ट्रिपलेट, ठीक। ट्रिक के तौर पे देखना, यहाँ पे एक एंगल मार्क कर देना 37 के अंदर 3 है तो उसके सामने वाली साइड होती है 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, तो ये बन जाएगा एंगल 53। ये होता है मेरा 90 डिग्री एंगल, ये होता है मेरा 90 डिग्री एंगल। तो cos 37 बन जाएगा 4/5। F1 की वैल्यू है 8, cos 37 बनेगा 4/5 माइनस F2 की वैल्यू है 10, cos 53 की वैल्यू बन जाएगी 3/5 प्लस 8। तो ये बनेगा 32/5 माइनस 30/5। तो ऊपर नीचे इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा 5, ओके ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बेटा, 32 माइनस 30 तो बनेगा 2 प्लस 40 42/5। तो ये टोटल x कंपोनेंट बना। सिमिलरली मैं आप टोटल y कंपोनेंट निकाल सकता हूं। टोटल y कंपोनेंट देखना, टोटल y कंपोनेंट कितना है मेरे पास, F1 sin 37 प्लस F2 sin 53 प्लस 0 एंड -3 प्लस 0 एंड -3। तो sin 37 3/5, F1 कितना है मेरे पास 8, ये है 3/5 ओके, प्लस F2 कितना है 10, sin 53 कितना बनेगा 4/5 -3। तो देखना है 24/40, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 24/5 प्लस 40/5 -3। अब इस 3 को मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सो दैट सारे डिनोमिनेटर मेरे सेम हो जाएंगे, ठीक। मतलब है 64 माइनस 15, 64 माइनस 15 तो ये 49 के आसपास आ जाएगा, यस। तो 49/5 न्यूटन, ठीक। समझ में आया बेटा? तो ये होता है कंपोनेंट मेथड, एडिशन बाय यूजिंग द कंपोनेंट मेथड। अच्छी तरह से देखना, स्क्रीन को पॉज करके देखना हमने क्या क्या किया था। हम ग्राफिकली भी कर रहे हैं, हम पैरेलली शिफ्टिंग भी कर रहे हैं। एक चीज याद रखना, पैरेलली शिफ्ट करके ही करना, एक पॉइंट पे सारे वेक्टर्स लेके आओ तब समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखना येलो कलर में और ग्रीन कलर में वेक्टर दिखाई दे रहा है जो कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ है, और ये जो 3 न्यूटन व्हाइट कलर का है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। तो हमने उसी के हिसाब से किया, ठीक है। राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव होता है। ये वाला भी ट्रिक याद रखना, ओके बेटा। समझ में आया अच्छी तरह से? अब नेक्स्ट पार्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स और मोर देन 2 वेक्टर्स। तो एक चीज, बेसिक चीज यहां पे समझ लेना, जब मैं एडिशन
या फिर सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करता हूं, ठीक है, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करता हूं, तो एक चीज याद रखना, मैं किसके एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कर सकता हूं, तो सिमिलर टाइप ऑफ वेक्टर का ही एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन किया जाता है। ओके, एक चीज, सिमिलर टाइप ऑफ वेक्टर्स आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड। ठीक, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट के साथ हम डिस्प्लेसमेंट ही ऐड कर सकते हैं, या फिर वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ही ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के एडिशन कर दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ओके, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम किसका कर सकते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ वेक्टर्स दैट कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। यहां पे जो रिजल्टेंट मिलता है ना, वो भी उसी टाइप का वेक्टर होता है, नया वेक्टर नहीं होता। ओके, हमें यहां पे नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलती, नो न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड, नो न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। लेकिन जब मैं मल्टीप्लिकेशन बोलता हूं, मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर के कर सकता हूं, या फिर मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन विथ सिमिलर और different types of vectors। ठीक है, मैं मल्टीप्लीकेशन अलग अलग वेक्टर का कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। सो फोर्स को मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक नई क्वांटिटी मिलती है, दैट इज वर्क डन। तो देखना, मल्टीप्लिकेशन मैं किसका कर सकता हूं, सिमिलर या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर का कर सकता हूं, और यहां पे मुझे न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस, न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड, न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस। तो देखना, हम यहाँ पे ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्सट्रैक्शन में मुझे कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलती, लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करता हूं वेक्टर का तो मुझे नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये दो चीजें हमेशा याद रखना। अब जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दो तरीके से कर सकता हूं। ये होता है मेरा स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होता है मेरा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, स्केलर प्रोडक्ट का ही नाम है बेटा डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को ही कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को कहा जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरह से उसे समझने की कोशिश करेंगे। नाउ व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? ठीक है, इफ टू वेक्टर्स सिमिलर रहेंगे या फिर डिफरेंट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमिलर ऑब्लिक डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं। इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड and if the new quantity is obtained, तो देखना थोड़ा सा इसे, हाँ, if two vectors are multiplied and
the new quantity obtained is scalar quantity. The new quantity obtained is a scalar quantity. Then it is called as a scalar product. Then it is called as scalar product. ठीक है, समझ लेना, यहाँ पे सिंपल वाला डेफिनेशन है। अगर मैं दो वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे एक नया क्वांटिटी मिल रहा है, और वो क्वांटिटी क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो सपोज यहां पे एक p वेक्टर है, यहां पे एक q वेक्टर है, और ये दो वेक्टर एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे थीटा। ये दो वेक्टर एक दूसरे के साथ एंगल कितना बना रहे? थीटा। तो मैथमेटिकली मैं इसको, इस डेफिनेशन को किस तरह से लिख सकता हूं? देखना, p वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ, मतलब हम यहां पे डॉट सिंबल यूज करने वाले, डॉट q वेक्टर, p वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ q वेक्टर। तो मैं इसको लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ दूसरी तरीके से किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? देखना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is nothing but the multiplication of magnitude of two vector and angle between, cosine angle between the two vector। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज कॉल्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट। तो मुझे ये वाला डेफिनेशन याद रखना है हमेशा, ये वाला डेफिनेशन P डॉट Q। इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? ये जो ऑपरेशन होता है ना बेटा, तो हम डॉट से इंडिकेट करते हैं। P वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ Q वेक्टर इज इक्वल टू PQ cos थीटा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल डेफिनेशन है। ओके, तो अब हम इसके प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखना, ये जो होता है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगा डॉट प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसका मतलब क्या है? सपोज करना, दो तीन वेक्टर है मेरे पास, P डॉट Q प्लस R, P डॉट Q प्लस R। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं P डॉट Q प्लस P डॉट R। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? P डॉट Q प्लस P डॉट R। तो ये होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी है इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है? तो यहां पे देखना, P डॉट Q कैन बी रिटन एज Q डॉट P, P डॉट Q कैन बी रिटन एज Q डॉट P। तो इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, P डॉट Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू कॉस ऑफ थीटा, इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर दूं, Q इंटू P कॉस थीटा, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? तो ये होता है Q डॉट P। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? Q कॉस थीटा एंड P कॉस थीटा, Q कॉस थीटा एंड P कॉस थीटा, व्हाट इज दिस? तो ये होता है मेरा प्रोजेक्शन ऑफ Q,
ये क्या होता है मेरा प्रोजेक्शन ऑफ क्यू, और ये होता है मेरा प्रोजेक्शन ऑफ पी, प्रोजेक्शन ऑफ पी। तो गोइंग बैक टू द डेफिनेशन, अब देखना यहां पे P डॉट क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P मल्टीप्लाइड विथ प्रोजेक्शन ऑफ Q। अब प्रोजेक्शन ऑफ Q क्या रहेगा, तो प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, तो वो परपेंडिकुलर रहेगा। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करूं, तो थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर देता हूं, तो ये P वेक्टर है, ओके। अब मुझे परपेंडिकुलर डालना है, तो मैं यहां से देखना, मैं यहां से अगर परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये प्रोजेक्शन हो रहा है। इस Q वेक्टर का इस P वेक्टर के ऊपर एक प्रोजेक्शन बन रहा है। वो प्रोजेक्शन कितना है, वो प्रोजेक्शन कितना है, तो वो प्रोजेक्शन रहेगा मेरा बेटा Q cos थीटा। वो प्रोजेक्शन कितना रहेगा, Q cos थीटा। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ Q वेक्टर, इस Q वेक्टर का इस P वेक्टर पे प्रोजेक्शन आ रहा है। मतलब इस Q वेक्टर को देखना मैं इस तरह यहां पे डाल सकता हूं, ये प्रोजेक्ट हो रहा है यहां पे, ठीक। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मैं P वेक्टर का प्रोजेक्शन Q वेक्टर को के ऊपर डाल दूं यहां पे, तो देखना, तो देखना ये कितना होगा, तो ये होगा P cos थीटा। ये कितना बनेगा बेटा, P cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट को मैं कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ P मल्टीप्लाइड विथ प्रोजेक्शन ऑफ Q वेक्टर ऑन P वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ Q वेक्टर ऑन P वेक्टर। या फिर मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ Q मल्टीप्लाइड विथ प्रोजेक्शन ऑफ P वेक्टर ऑन Q वेक्टर। सिंपल तरीके से समझ लेना, टेक्निकली कुछ वर्डिंग करेक्ट ना हो, लेकिन हम अपने लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं जो हमें समझ में आ रहा है बेटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P मल्टीप्लाइड विथ प्रोजेक्शन ऑफ Q वेक्टर ऑन P वेक्टर। तो ये सारी चीज है, यहाँ पे देखना येलो कलर में आप लोगों को P का प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ग्रीन कलर में यहाँ पे आप लोगों को Q का प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। तो ये हुआ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। ओके, ठीक, समझ में आ रहा है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब P डॉट क्यू कैन बी रिटन एज Q डॉट P, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ पे समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस जो काम में आएंगे कैलकुलेशन में। कौन सी केसेस है, केस नंबर 1, दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दो वेक्टर्स किस तरह से है, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, या फिर दूसरा तरीका वो ओवरलैप कर रहे, दो वेक्टर क्या है मेरे पैरेलल है या फिर वो ओवरलैप कर रहे। याद रखना मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है या फिर ओवरलैप है तो एंगल बिटवीन दो टू वेक्टर्स 0 रहेगा, ठीक। अगर ये इस तरह से है तो ये क्या हो जाएगा, P डॉट Q वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू कॉस ऑफ 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो मुझे मिल जाएगा यहां P डॉट Q इज इक्वल टू पी क्यू, P डॉट Q इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ये चीज याद रखना। तो P Q cos ऑफ 90, cos 90 की वैल्यू होती है 1, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा 0, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा इसका 0, ठीक है। तो ये बहुत जगह पे हम यूज करने वाले न्यूमेरिकल्स में, याद रखना अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। किस तरह से, P डॉट Q इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे क्या करना होता है, मुझे RHS भी कैलकुलेट करना होता है, मुझे LHS भी कैलकुलेट करना होता है। अब हम देखेंगे LHS किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और एक केस ले लेंगे यहाँ पे।
third case, if theta is equal to 180 degree, theta is equal to 180 degree, that is two vectors are anti-parallel, two vectors are anti-parallel. एंटी पैरेलल मतलब क्या होता है बेटा, दो वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा है, दो वेक्टर का डायरेक्शन मेरा उल्टा है, उसे कहा जाता है एंटी पैरेलल. ओके ठीक है. अगर थीटा 180 डिग्री हो तो P डॉट क्यू की वैल्यू जो होती है, P डॉट क्यू की वैल्यू बन जाएगी पी क्यू कॉस ऑफ 180. कॉस 180 होता है मेरा -1. कॉस 180 कितना हो जाएगा मेरा -1. ओके ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, हमें याद रखना है. ओके आगे बढ़ते हैं हम. आगे देखना बेटा, अब हम थोड़ा सा एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरफ चलते, उनके यूनिट वेक्टर की तरफ चलते. ओके तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये रहेगा अपना जेड एक्सिस, ये रहेगा अपना जेड एक्सिस. अब देखना इनके डायरेक्शन हमने दिए थे बाय यूजिंग आई कैप, जे कैप एंड के कैप. तो ये है मेरा आई कैप, ये है मेरा आई कैप. आई कैप मतलब क्या बेटा, तो ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है. आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये यूनिट वेक्टर है किसका, एक्स एक्सिस का. सिमिलरली जे कैप क्या है, तो ये यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस का. और के कैप क्या है बेटा, तो ये यूनिट वेक्टर है जेड एक्सिस का. ओके ठीक है. तो अब हम यहां पे कुछ चीजें समझ लेते हैं. अगर मैं यहां पे ले लू आई डॉट आई, ओके, अगर मैं आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लू, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लू, तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन मैं लिख सकता हूं ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा. अब आई का आई के साथ एंगल कितना, आई का आई के साथ एंगल कितना बेटा, तो वो होता है 0 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ 0. कॉस 0 की वैल्यू 1. अब ये क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 1. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 1 इंटू 1 इंटू 1. तो आंसर कितना आया 1. तो मैं यहां से बोल सकता हूं आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1. ठीक, थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ चलते, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो. मैंने यहां पे लिखा है पी क्यू कॉस थीटा. ये पी क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड है किसका, पी वेक्टर का. इसी डेफिनेशन को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, जैसे अभी हमने आई के साथ किया था. तो मैं इसको लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा. कंफ्यूज होना नहीं है बेटा, पी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी सेम ही है, P एंड मैग्नीट्यूड ऑफ P सेम ही है. ठीक ओके, तो यही वाला हमने यहां पे यूज किया था I डॉट I के साथ. नाउ व्हाट अबाउट J डॉट J एंड K डॉट K. तो अगर I डॉट I 1 है तो J डॉट J वो भी कितना आएगा 1. और K डॉट K कितना आएगा, K डॉट K कितना आएगा, वो भी कितना आएगा 1. तो ये तीन चीजें याद रखना. अगर I का I के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा. ओके ठीक, ये मुझे कहां पे लगता है, मल्टीप्लिकेशन स्केलर प्रोडक्ट बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड. अगर मैं कंपोनेंट का यूज करके उनका मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूं तब मैं वहां पे यूज कर सकता हूं. ओके अब देखना दूसरा चीज यहां पे, अगर मैं यहां पे ले लू आई डॉट जे, तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू कॉस. अब आई कैप और जे कैप में एंगल कितना है, आई कैप और जे कैप में एंगल कितना है बेटा, तो वो है अपना 90 डिग्री. तो ये कितना आ जाएगा cos 90. cos 90 की वैल्यू होती है 0. तो ये कितना आ जाएगा आई डॉट जे, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0. सिमिलरली मैं यहां पे लिख सकता हूं J डॉट के इज इक्वल टू 0 एंड K डॉट आई इज इक्वल टू 0. K डॉट आई इज इक्वल टू 0. ओके ठीक, तो अब ये 3+3 ये जो 6 फॉर्मूलेज हैं रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली हम कर सकते हैं.
डॉट प्रोडक्ट अगर मैंने उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ ले लिया तो आंसर कितना आना चाहिए अपना 1 आना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा बेटा 0 डिग्री रहेगा। ओके ठीक है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ये अभी हमने किया था। तो ये मुझे कहां पे लगने वाली, ये जो चीजें है ना बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड। अगर मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड ऑब्टेन करूंगा, स्केलर प्रोडक्ट बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड, बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड, अब ये रिजल्ट मैं यहां पे यूज करना चाहूंगा। देखना कि दो वेक्टर्स है मेरे पास, दो वेक्टर्स, सपोज करना कि वेक्टर ए है तो वो रहेगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर रहेगा मेरे पास, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके ठीक, अब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने की कोशिश करूंगा, ए डॉट बी कंपोनेंट मेथड से, ए डॉट बी एंड विच इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो अब कुछ है नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे हम यहाँ पे और मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये वाला मल्टीप्लीकेशन हम ऑलरेडी करते आए हैं। तो देखना ये किस तरह से बनेगा, ये बनेगा बेटा ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप। तो सबसे पहले हम इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए एक्स आई कैप का इस पूरे ब्रैकेट के साथ, प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप। ओके ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ के नीचे लिख रहा हूं। अब दूसरा मल्टीप्लीकेशन इस ए वाई का इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ओके ए वाई का पूरे ब्रैकेट के साथ, ये क्या हो जाएगा ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप। ओके, और तीसरा रहेगा अपना ए जेड के कैप, पूरे इस ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना हो जाएगा बेटा, तो वो हो जाएगा ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप, सॉरी बी वाई जे कैप आएगा, बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप। ओके, तो देखना हमने मल्टीप्लाई करके सारी चीजें यहां पे लिख दी। अब थोड़ा सा मैं कुछ चीजों को अंडरलाइन कर देता हूं, ये वाला देखना, ये वाला देखना, ये वाला देखना। ओके ठीक है, तो यहां पे ही आप लोगों को आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ मल्टीप्लीकेशन दिखेगा या फिर डॉट प्रोडक्ट दिखेगा। बाकी जो टर्म्स है बेटा यहां पे अलग अलग, ये वाले टर्म्स देखना, ये दो टर्म्स, उसके बाद ये वाला और ये दो टर्म्स, यहां पे क्या है, तो आई का मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट जे के साथ है, आई का डॉट प्रोडक्ट के साथ है। तो अभी तो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, आई डॉट आई 1 रहेगा, जे डॉट जे 1 रहेगा, के डॉट के 1 रहेगा। अगर आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। हम इसी चीज का यहाँ पे यूज करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है यहाँ पे देखना, तो मुझे मिलेगा सिर्फ ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ये 0 ये 0
क्योंकि यहाँ पे आई डॉट जे है, यहाँ पे आई डॉट के है। उसके बाद जे डॉट आई डॉट, तो ये 0 प्लस ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई इंटू बी वाई प्लस आगे क्या है मेरा जे डॉट के डॉट, तो वो 0 हो जाएगा, प्लस के डॉट आई डॉट ये 0 प्लस के डॉट जे डॉट ये 0 प्लस के डॉट, तो ये कितना आ जाएगा बेटा ए जेड इंटू बी जेड, ये कितना आ जाएगा ए जेड इंटू बी जेड। तो मैं देखना यहां पे लिख सकता हूं ए डॉट बी, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना बेटा, ये डॉट बी अगर मैं कंपोनेंट का यूज करके लिख रहा हूं तो ये बनता है ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ओके, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इतना पूरा स्टेप्स करने की जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट ऑब्टेन कर सकता हूं। तो देखना मैंने एक के नीचे एक यहाँ पे वेक्टर लिखे हैं, मुझे क्या करना है, यहाँ पे आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, जे का जे के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है और के का के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब मुझे मिल जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, तो ये पहला टर्म मिला यहाँ पे, ठीक है, ए एक्स इंटू बी एक्स, दूसरा रहेगा ए वाई इंटू बी वाई और तीसरा रहेगा ए जेड इंटू बी जेड। देखना ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी जेड। ओके, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये है स्केलर प्रोडक्ट बाय यूजिंग द कंपोनेंट मेथड्स। ओके, ठीक। तो अब हम इसके ऊपर अलग अलग न्यूमेरिकल्स देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखना यहां पे समथिंग इज मिसिंग, a प्लस बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ए वेक्टर दिया नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला देखते हैं हम। हाँ, तो देखना यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स ऑन बॉडी इज W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ओके, वेक्टर के फॉर्म में। D is the displacement of the body. Given that under a force 2i cap plus 3j cap plus 4k cap Newton, a body is displaced from position vector r1 to the position vector r2. Find the work done by the force. Find the work done by the force. तो मुझे वर्क डन निकालना है बेटा, मुझे क्या करना है यहाँ पे, वर्क डन निकालना है। अब देखना इस क्वेश्चन में मुझे दिया है पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2, इस यहाँ पे देखना मुझे पोजीशन वेक्टर दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, तो पोजीशन वेक्टर का यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, समझ लेना। कंसीडर कि ये जो वेक्टर है इनिशियली यहाँ पे कहीं पे था, ओके, अब ये वेक्टर यहाँ पे कहीं पे चला गया है। तो ये पोजीशन वेक्टर वाला फंडा देखना वो क्या है, किस तरह से है। ठीक, ये एक पोजीशन वेक्टर है और ये एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किया है। ओके, तो यहाँ पे कंसीडर करना ये पोजीशन है, ये r1 ये r2। एक्चुअली ये जो पार्टिकल है ना बेटा, ये कहां से कहां तक डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखना मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट। तो ये r1 से r2 की तरफ चला गया, ओके, r1 के से r2 की तरफ चला गया, तो ये मेरा रहेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डी दिया है हमें, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेते हैं डी वेक्टर। ओके, तो डी वेक्टर किस तरह से मिलेगा, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, हेड टेल कॉम्बिनेशन, एक का हेड दूसरे का टेल, दैट इज r1 वेक्टर प्लस डी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू r2 वेक्टर, r1 वेक्टर प्लस डी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू r2 वेक्टर। ये हमने कहां से किया, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। कहां से किया बेटा हमने, ये ट्राइंगल लॉ से किया, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सर ने बोला था हेड टेल कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखना है। तो r1 का हेड है और d का टेल है, तो देखना तो r2 क्या रहेगा अपना, रिजल्टेंट रहेगा। ओके, ठीक, तो मुझे d चाहिए बेटा, यहाँ पे d वेक्टर किस तरह से मिलेगा, d वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अरे बेटा r2 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, वो है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप,
और R1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो देखना ये तो अब क्या है, एडिशन सब्सट्रैक्शन बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड। तो मुझे i का और i का ही एडिशन सब्सट्रैक्शन करता हूं मैं यहाँ पे। तो देखना i माइनस 2i, सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस i कैप, j माइनस 3j, सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस 2j कैप, k माइनस k वो 0 आ जाएगा। तो मुझे पोजीशन वेक्टर मिला d वेक्टर, सॉरी मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला यहाँ पे d वेक्टर। ओके बेटा, अच्छी तरह से चमका, क्लियर है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, फोर्स भी दिया गया है, तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। फोर्स की वैल्यू कितनी, तो वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट, ये कितना है, तो ये है माइनस i कैप माइनस 2j कैप। ओके ठीक है, तो बेटा अब डॉट, मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे इनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन में, देखना बेटा हमने क्या किया था मल्टीप्लिकेशन में, तो x कंपोनेंट का x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन किया था, y कंपोनेंट का y कंपोनेंट के साथ, और z कंपोनेंट का z कंपोनेंट के साथ। तो यही वाला फंडा यहाँ पे भी यूज करना है। ठीक है, तो x कंपोनेंट का x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो वो कितना आएगा 2 माइनस 1, y कंपोनेंट का y कंपोनेंट के साथ वो कितना आएगा 3 इंटू माइनस 2, और यहाँ पे k कंपोनेंट नहीं मतलब 4 इंटू 0। तो वर्क डन कितना बन रहा है बेटा, माइनस 2 माइनस 6, सो आंसर इज माइनस 8 जूल्स, आंसर इज माइनस 8 जूल्स। ओके ठीक है, तो वर्क डन मेरा आ रहा है माइनस 8 जूल। क्लियर बेटा लोग, तो यहाँ पे देखना पोजीशन वेक्टर, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करके रखना क्योंकि बहुत जगह पे यूज किया जाता है इसका। ये कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सीखने वाले कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हम इसी का यूज करेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन में भी हम इसी का यूज करेंगे। तो ये वाला न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ लेना। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, देखना फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो एक काम कर लेते, चलो हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैं उसको लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इस क्वेश्चन में मुझे LHS भी कैलकुलेट करना है, RHS की भी टर्म्स हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से देखना, ए वेक्टर कितना है बेटा मेरे पास, वो है 2i कैप प्लस j कैप डॉट k कैप भी है अपने पास, j वेक्टर माइनस k कैप डॉट बी वेक्टर कितना है, तो बी वेक्टर है मेरे पास i कैप प्लस 0j कैप, दिया नहीं है इसीलिए मैंने 0j कैप लिया है, माइनस k कैप। तो ये तो हुआ LHS। व्हाट अबाउट द RHS, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर में निकाल सकता हूं, मैग्नीट्यूड देखना 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, वो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। ये माइनस नहीं भी लिया तो भी चलेगा क्योंकि एक्चुअली ये माइनस डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ओके ठीक है, स्क्वायर कर रहे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आगे क्या है अपने पास, कॉस ऑफ थीटा, आगे कितना है मेरे पास कॉस ऑफ थीटा। तो देखना यहाँ पे LHS में हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट करेंगे, और यहाँ पे तो क्या है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक, तो 2 इंटू 1 तो ये बनेगा 2, 1 इंटू 0 तो ये बनेगा 0, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो वो बनेगा प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना बन रहा है बेटा, तो 4 प्लस 5 प्लस 6, ये 6 बन रहा है। ये कितना बन रहा है बेटा √2, तो ये बनेगा √2, ये होगा कॉस थीटा। ओके ठीक है, तो 2 प्लस 1 ये होगा 3। ठीक, तो अब मैं इनका मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा बेटा 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू सॉरी इंटू कॉस थीटा, तो ये बनेगा 12, 3 कॉस थीटा, 12 को लिख सकता हूं मैं 4 इंटू 3 कॉस थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा 2√3 कॉस थीटा।
अब इस 3 को किस तरह से लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं √3 इंटू √3, ठीक है। तो ये √3 मर गए, मुझे मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। सो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ √3/2। ओके, cos इनवर्स ऑफ √3/2। तो मतलब इसका एंगल कितना हुआ बेटा, तो ये बनेगा 30 डिग्री, ये बनेगा 30 डिग्री। ओके ठीक, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 30 की वैल्यू रहेगी √3/2। तो देखना अगेन ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार हमें यही समझ में नहीं आता है कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे एलएचएस भी कैलकुलेट करना है, ऐसे क्वेश्चन में जितना पॉसिबल होके उतना मुझे आरएचएस को भी कैलकुलेट करना है। ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट द टू वेक्टर्स 2i माइनस 3j माइनस के एंड i प्लस जे प्लस के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखना हमने प्रॉपर्टी देखा था, कुछ केसेस देखे थे, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, 0 आता है। तो उसी का हम यहां पे यूज करेंगे। अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लूं और वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि वो दो वेक्टर्स किस तरह से है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहां पे इनका डॉट प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते हैं, ए डॉट बी। तो अब डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट वाला पूरा फॉर्मूला लगाना नहीं है, ठीक, पूरा फॉर्मूला भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो फॉर्मूला लगा के ही करेंगे। cos थीटा, अब a डॉट बी में डायरेक्टली देखना i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगा। सो 2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 इज इक्वल टू, ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, तो वो बनेगा 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। ओके, और b का कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे cos थीटा, तो ये कितना होगा, ये 2, ये -3, ये -1, ये 2, ये -3, ये -1। तो बेटा यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, ये प्लस कर देते हम, ये प्लस कर देंगे तब जाके आंसर आएगा, क्योंकि देखना i प्लस जे प्लस के ये तो नहीं होगा, तो ये माइनस की जगह पे प्लस ले रहे हैं हम, तो ये +1, हाँ तो ये बनेगा 4 + 9 + 1 और ये बनेगा √3 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये 10 14 इंटू 3, इधर तो आ रहा है 0, 2 + 1 - 3 cos थीटा। ओके ठीक है, तो ये बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos की वैल्यू 0 कब होती है, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन थीटा क्या है बेटा, यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये किस तरह से हो रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हेंस हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स क्या है मेरे, परपेंडिकुलर है। ओके, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑन 3i + 4j + 5k। ठीक है, तो स्केलर कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट पूछा गया है, तो स्केलर प्रोडक्ट रहेगा ये, फाइंड स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये देखना, ये स्केलर प्रोडक्ट कर देता हूं मैं इसे, स्केलर प्रोडक्ट, ये वेक्टर कंपोनेंट क्या है, ये वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट हम बाद में देखेंगे, तो स्केलर प्रोडक्ट पूछा गया है तो डायरेक्टली स्केलर प्रोडक्ट यूजिंग कंपोनेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, स्केलर प्रोडक्ट यूजिंग कंपोनेंट मेथड एंड वेक्टर प्रोडक्ट यूजिंग कंपोनेंट मेथड। तो मुझे कुछ करना नहीं है बेटा, मुझे ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी तो क्या है, आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देना, 3 इंटू 1 प्लस जे का जे के साथ 4 इंटू 1 प्लस के का के साथ 5 इंटू 1। तो ये कितना बन जाएगा, 3 + 4 + 5, तो ये बनेगा 9 + 3 12, ये बनेगा 9 + 3 12। ओके, अब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तो अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन साइड में रखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट, शो दैट वेक्टर्स
3i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 3j प्लस 5k एंड 2i प्लस j माइनस 4k फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये रहेगा फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी हम निकाल सकते हैं। देखना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये इजी वाला रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो रूट ऑफ 14। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर वो कितना रहेगा, तो ये रहेगा 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 9 10 25, so it is going to be the root 35। and the last one magnitude of c vector is equal to वो बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। तो 16 17 प्लस 4, तो दैट विल बी इक्वल टू 21। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है देखना, शो दैट द वेक्टर्स, ये जो वेक्टर है यहाँ पे वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे, मतलब कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। इन शॉर्ट क्या है, मुझे किसी दो का एडिशन करना है और तीसरा मुझे वो रिजल्टेंट भी मिलना चाहिए। ये भी हो सकता है, या फिर हम हर एक का डॉट प्रोडक्ट लेके देख सकते हैं, दो का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ए और बी का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, उसके बाद बी और सी का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या फिर मैं ए और सी का कॉम्बिनेशन डॉट प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन में क्रॉस चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे एंगल 0 मिल रहा है तब मैं ये एडिशन वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकता हूँ। तो देखना सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पे ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। ए डॉट बी, ए और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 3 प्लस 6 प्लस 5। तो बेटा तो देखना ए डॉट बी अगर मैं ले रहा हूं ना तो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा, मतलब ए और बी अगर ये साइड्स है तो ये परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते। तो ये कितना आ रहा है, ए डॉट बी मेरा आ रहा है 14, ए डॉट बी कितना आ रहा है मेरा 14। तो मैं काम कर लेता हूं, बी डॉट सी देख लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे बी डॉट सी देख रहा हूं, बी डॉट सी इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू माइनस 4। तो बेटा देखना 2 माइनस 3 माइनस 20, तो यहाँ पे माइनस 23 प्लस 2 ये माइनस 19, तो इसका भी तो नहीं आ रहा। अब अपने पास एक ही ऑप्शन है, तीसरा वाला हम क्रॉस चेक करते हैं। अगर तीसरा आता है क्या, ए डॉट सी, ए डॉट सी पे देखते हैं हम, ए डॉट सी। ओके ठीक, तो 3 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1, उसके बाद 1 इंटू माइनस 4, 1 इंटू माइनस 4, तो बनेगा 6 माइनस 2 माइनस 4। तो देखना ये आंसर आ रहा है 0। ये क्या आ रहा है आंसर 0 आ रहा है। ए डॉट सी, ए डॉट सी क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। ए डॉट सी कितना आ रहा है मेरा 0 आ रहा है। तो देखना कि दो साइड्स जो है ए और सी क्या कर रहे हैं मेरे 90 डिग्री एंगल बना रहे, ए और सी क्या कर रहे हैं मेरे 90 डिग्री एंगल बना रहे। ओके, तो मुझे बी मिल जाएगा। अगर मैं ए और सी को ऐड कर दूं, अगर मैं ए और सी को ऐड कर दूं तो देखना बी मुझे मिल सकता है क्या। तो ए और सी के एडिशन करके देखते हैं, ए प्लस सी। अब ए प्लस सी मतलब 3i प्लस वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6i कैप। ठीक है, 6i कैप, उसके बाद माइनस 2j प्लस j, तो वो हो जाएगा, सॉरी 6 कहां से, 3i प्लस 2j 5i कैप। ओके ठीक, उसके बाद माइनस 2j प्लस j, सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस j कैप, और लास्ट में k कैप, और ये माइनस 3k कैप। तो बेटा देखना ये वाला तो नहीं लग रहा यहाँ पे, तो ये वाला नहीं हो सकता। a प्लस सी इज इक्वल टू बी नहीं हो सकता। यहां से एक चीज लेकिन समझ में आ रही, ए और सी परपेंडिकुलर है। अब देखना राइट एंगल ट्रायंगल है
तो कोई दो साइड ही परपेंडिकुलर रहेंगे और तीसरा साइड मेरा हाइपोटेनियस ही आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा था अगर वेक्टोरली इन दोनों का एडिशन करके मुझे बी मिलता है क्या, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं मिल रहा, तो मैं सिर्फ यहाँ पे बोल सकता हूँ कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है और उनके मैग्नीट्यूड मेरे कुछ इस तरह से रहेंगे। ओके ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये वाला आप समझ लेना, हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज करना दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। तो मुझे करना क्या है बेटा, तो ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकालना है। तो मुझे इन शॉर्ट अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो देखना इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अगर ए का प्रोजेक्शन यहाँ पे जा रहा है तो ये प्रोजेक्शन ये होगा, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखना ये बनेगा अपना ए कॉस थीटा, ठीक। ए कॉस थीटा कुछ इस तरह से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए on B, that is going to be the magnitude of A vector into cos theta, magnitude of A vector into cos theta। अब मैं यहाँ पे देखना कुछ एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, एक काम कर लेता हूँ, ऊपर नीचे इसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर नीचे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाला स्टेप याद रखना। अब ये न्यूमरेटर क्या दिखा रहा है मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ये तो डेफिनेशन है ना बेटा, तो ये डेफिनेशन किसकी है, ए डॉट बी की डेफिनेशन है। ओके, ये तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है न्यूमरेटर पे, ये क्या है अपना डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है ये। तो 2 इंटू 1 2, -1 इंटू -2 +2, 1 इंटू 1 +1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना, तो वो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बनेगा बेटा, 5 डिवाइडेड बाय 1 + 4 + 1, तो मुझे मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाय √6। तो फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक करना, 1 + 4 + 1, सो 5 डिवाइडेड बाय √6। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन a डॉट बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज सेटिस्फाइड व्हेन। तो मुझे चेक करना है, तो डेफिनेशन लगा देते हैं बेटा। a डॉट बी वेक्टर है स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ये इसका स्क्वायर। अब देखना आंसर कितना आना चाहिए मेरा, तो ये आना चाहिए, एक्चुअली ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, a डॉट बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, मुझे क्या चाहिए बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा 1 कब बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 कब बनेगा, मतलब ये बनेगा प्लस और -1, ये बनेगा प्लस और -1। तो अब देखना कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा आ जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे थीटा आ जाएगा 180 डिग्री। देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन आ सकता था, a इज पैरेलल टू b और a इज एंटी पैरेलल टू b। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में देखना cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द वेक्टर्स मे बी परपेंडिकुलर टू द सेकंड वेक्टर। तो ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो सपोज करना ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। If two vectors are perpendicular,
हमें पता है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आ जाएगा। ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। कुछ करना नहीं है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे। सो 3 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू एम इज इक्वल टू 0। 1 इंटू एम इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बनेगा 6 -12 प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा -6 प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 6 बनेगा बेटा। तो मुझे यहाँ पे m की वैल्यू मिल गई, मुझे यहाँ पे m की वैल्यू मिल गई। बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने उसे यहाँ पे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, तो हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल पूछा गया है, तो फिर से वही वाला एंगल निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं, लेकिन अब मुझे LHS प्लस RHS दोनों के भी ऊपर काम करना पड़ेगा बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। तो 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2 ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 प्लस 1 दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और बी का कितना हो जाएगा दैट इज -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा -6, ये हो जाएगा √3 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये बनेगा 4 + 4 + 4 12। ये कितना बनेगा 12 इंटू कॉस थीटा। साइन एक बार देख लेना, तो एंगल यहाँ पे कितना आ रहा है, तो ये -6 12 इंटू 3 36 कॉस ऑफ थीटा। तो -6 इज इक्वल टू 6 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। तो थीटा मेरा आएगा यहाँ पे 180 डिग्री। थीटा कितना आएगा बेटा मेरा 180 डिग्री। ये दो वेक्टर्स मेरे किस तरह से रहेंगे, पैरेलल रहे। ओके ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ab cos थीटा माइनस 6b स्क्वायर। बहुत ही इजी है, जैसे हम करते थे LHS लेके RHS को प्रूव करते तो उसी तरह से करेंगे। यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है मुझे। ठीक, तो देखना ये बनेगा a डॉट 2a माइनस a डॉट 3b प्लस 2b डॉट 2a, और ये बनेगा -2 इंटू 3 सॉरी 2b डॉट 3b। ओके, तो देखना a डॉट a कितना होता है। अगर a वेक्टर का a वेक्टर के साथ ही मैं मल्टीप्लिकेशन ले लूं तो एंगल कितना आएगा अपना, एंगल कितना आएगा, तो ऑब्वियसली है एंगल 0 आ रहा है। उन दोनों के बीच में cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो मुझे क्या कितना मिलेगा a स्क्वायर। तो ये सिंपल वाला है, देखना अगर मैं यहाँ पे ले लूँ a डॉट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ a, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना 0, तो ये कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। इसे ही लिख सकता हूं मैं a स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा 2a स्क्वायर। ठीक, तो ये बनेगा, ये स्केलर है इसको बाजू में ले सकते हैं, ये बनेगा -3a डॉट b 2 इंटू 2 4। b डॉट a को हम a डॉट b भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टीज देखे उसके, और ये बनेगा -6b स्क्वायर। ओके, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस a डॉट b -6b स्क्वायर। तो a डॉट b का डेफिनेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये बनेगा a इंटू बी कॉस थीटा -6b स्क्वायर। तो ये हुआ प्रूफ। LHS को मैं RHS के साथ लेके गया। तो देखना यहाँ पे b डॉट a, इस स्टेप में b डॉट a को हमने a डॉट b लिखा है। डॉट प्रोडक्ट में हम ये चीज कर सकते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट में हम ये चीज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी। ओके, तो ये चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये तो था बेटा अपना आज का लेक्चर। आज का जो ये लेक्चर है इसे अच्छी तरह से देखना बेटा। अगर आप लोगों को लगता है कि लेक्चर में हमने कहीं पे गलती कर दी है तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हो कि सर यहाँ पे आपने शायद लिया है। मैं आप लोगों के कमेंट्स उसका ट्रैक रखता हूं बेटा। अगर कोई गलती मेरे पास से होती है तो मैं वहीं पे उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेक्चर को जितना हो सके उतना बार बार देखना। इस लेक्चर के नोट्स बनाना, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस लेक्चर के नोट्स बनाना। इस लेक्चर में मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स लिए हैं उसको बार बार सॉल्व करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी वैरायटी कवर करने की कोशिश की है। ओके बेटा, हम बाद में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर उसे कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।